एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो हमारी सीरीज चल रही है। और उसमें हमने दो टीचिंग मेथड देखे हैं इम्पोर्टेंट, यानी आपका जो है बड़े ग्रुप या फिर बड़े समूह के शिक्षण की विधियाँ और छोटी समूह के शिक्षण की विधियाँ। अब हम उसका जो तीसरा टाइप है, यानी टीचिंग मेथड का जो थर्ड टाइप है, वो है आपका इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। तो इसके बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत टीचिंग मेथड आपका क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां कौन सी है। सबसे पहले हमें व्यक्तिगत शिक्षण विधियां ही पता होना चाहिए। जैसे आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा होगा, इंडिविजुअलाइज्ड, यानी इंडिविजुअल के बारे में अगर जब बात करते हैं, या एक प्रत्येक, जब हम शिक्षण में एक स्टूडेंट के ऊपर बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड कहलाता है, या व्यक्तिगत शिक्षण विधि कहलाता है। अब देखते हैं, द इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू मीट द नीड्स of an individual learners and to accommodate the differences displayed between the learners। यह क्या करता है, निर्देश की व्यक्तिगत विधियों को एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने और शिक्षार्थियों के बीच प्रदर्शित अंतरों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए निर्देशों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो, यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी व्यक्तिगत आ रहा है और यहाँ पे भी व्यक्तिगत, यानी सिंगल मेथड हम लेंगे और वो सिंगल पर्सन के लिए हम लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड कहलाता है, या व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति कहलाता है। यानी जब हम क्या है, कोई भी प्लानिंग करेंगे, जब हम कोई भी टीचिंग का मेथड अपनाएंगे, तो सिर्फ एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही अपनाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण विधि कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब मैंने स्मॉल ग्रुप के बारे में बताया, तो 3 से 12 जब शिक्षण में या लर्नर्स जो होते हैं 3 से 12 शामिल होते हैं, तो वो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में आता है। और सिंगल इंडिविजुअल में कितने आते हैं, सिंगल पर्सन जो है वो शिक्षण पद्धति में आता है। अब बात करते हैं द मेन टीचिंग मेथड इन द इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग। अब इसमें कौन से मेन मेथड्स हैं, या मुख्य जो प्रशिक्षण की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विधि है यहाँ पे असाइनमेंट्स, यानी जब हम असाइनमेंट देते हैं, तो ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम असाइनमेंट देते हैं। और असाइनमेंट का ध्यान रखना है कि ये दोनों ग्रुप्स में शामिल होती है, यानी स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में भी शामिल होती है आपकी, और जो आपका इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड है उसमें भी शामिल होता है, यानी व्यक्तिगत में भी ये शामिल है, और आपके जो छोटे समूह की शिक्षण की विधियां हैं उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है केस स्टडी अप्रोच, केस स्टडी दृष्टिकोण। फिर आता है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर आधारित जो शिक्षण हम कराते हैं वो। उसके बाद है ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग। उसके बाद आता है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश की व्यक्तिगत प्रणाली। फिर है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम किए गए निर्देश। अब इन सब के बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा जो मेथड है वो क्या कहता है, उसके क्या एडवांटेज है और उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट मेथड को देखते हैं। असाइनमेंट आर गिवन टू द स्टूडेंट फॉर अ नंबर ऑफ पर्पजेस such as acquiring additional information, surveying application of knowledge and solving numerical problems। अब छात्रों के उद्देश्यों के लिए असाइनमेंट दिए जाते हैं, यानी कई उद्देश्य हमें पूरे करने होते हैं जो हमारे लर्नर्स होते हैं, तो उनके लिए हम उनको असाइनमेंट देते हैं। जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना। अब हम जो पढ़ाते हैं क्लास में या जो हम लेक्चर्स लेते हैं, तो वो क्या है, एक लिमिटेड उसका सोर्स होता है, या एक लिमिटेड हम उसको पढ़ाते हैं। यानी ग्रेजुएशन में आप देखोगे तो सिर्फ आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी, या मास्टर्स में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत उसको इलेबरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको और भी डीप में जाके स्टडी करानी है, तो हम क्या करते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं आपको। एक पर्टिकुलर टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल में क्या है, रिसर्च करके या डिटेल में उसको लिखना होता है। फिर ये क्या है, सर्वेक्षण करने के लिए, यानी सर्वे के लिए, और ज्ञान का अनुप्रयोग करने के लिए, यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या है कि आपके वो अंदर कितनी नॉलेज है और उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने स्टडी में या शिक्षण में, तो उसको देखने के लिए असाइनमेंट विधि जो है वो अपनाई जाती है। और संख्यात्मक समस्याओं के हल के लिए भी हम क्या करते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं। Although the main role is of the learners and the teacher too has a crucial role। अब इसमें मुख्य जो भूमिका होती है, देखो असाइनमेंट किसको बनाना होता है, स्टूडेंट को बनाना होता है। सारा जो काम करना होता है स्टूडेंट को करना होता है, लेकिन टीचर क्या करेगा, असाइनमेंट किसको कौन सा असाइनमेंट देना है, कौन सा टॉपिक देना है, ये टीचर डिसाइड करेगा। वो कब तक सबमिट करना है, ये टीचर डिसाइड करेगा। यानी
शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका होती है उसमें निर्देश देने की, और जो सारा काम करता है वो कौन करता है, आपका लर्नर करता है। नेक्स्ट आता है द टीचर हैज़ टू प्लान द असाइनमेंट एंड गाइड द स्टूडेंट रिगार्डिंग रेफरेंसेस फॉर कलेक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया कि शिक्षक ही सारी योजना बनाता है कि कौन सा टॉपिक किसको दिया जाएगा और कब तक उसको सबमिट करना है। इसके साथ साथ कहाँ से वो टॉपिक आपको उसका मटेरियल मिलेगा ये भी कौन बताता है आपको, जो आपके शिक्षक है वो बताते हैं। यानी मार्गदर्शन का जो काम है वो कौन करता है, आपका शिक्षक करता है असाइनमेंट विधि में। अब आगे क्या है, असाइनमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी टॉपिक, एनी टाइप ऑफ टॉपिक, बट द नेचर ऑफ असाइनमेंट शुड बी सच दैट द स्टूडेंट मे नॉट मेयरली कॉपी फ्रॉम द बुक्स। अब क्या होता है कि असाइनमेंट किसी भी टॉपिक पर तैयार किया जा सकता है, यानी कोई एक टॉपिक आपको पर्टिकुलर दे दिया जाएगा, इस पे आपको असाइनमेंट तैयार करना होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि आप अपनी जो नोटबुक है या अपनी जो आपकी बुक्स हैं उसमें से आप क्या है नकल ना करें। इसके बाद है द असाइनमेंट शुड बी ओपन एंडेड एंड शुड प्रोमोट क्रिएटिविटी अमॉन्ग द स्टूडेंट। और असाइनमेंट कैसा होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए और छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है ओपन एंडेड। आप लोग जो रिसर्च कर रहे होंगे उनको पता होगा ओपन एंडेड क्या होता है या फिर क्लोज एंडेड क्या होता है, लेकिन जो मास्टर्स के बच्चे हैं वो भी अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपने जब क्वेश्चनियर का जो पार्ट पढ़ा होगा या शेड्यूल्स का जो पार्ट पढ़ा होगा उसमें आपने क्वेश्चनियर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का वर्ड आपने सुना होगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर क्या कौन से होते हैं और ओपन एंडेड कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ओपन एंडेड की हम बात करें तो ओपन एंडेड में क्या होता है कि सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई भी एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं और उसमें हम ऑप्शंस नहीं देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं उसको खुला छोड़ देते हैं। हमें पूरा का पूरा उसमें जो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है वो उसमें आप लिखते जाते हैं। यानी एक ऐसे टाइप क्वेश्चन की तरह देख सकते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखा होता है और चॉइस नहीं होती है आपके जो जवाब दे रहे हैं उनके पास, तो वो क्या है उसको क्या कहा जाता है, ओपन एंडेड कहा जाता है। और क्लोज एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड में हम चॉइसेस देते हैं। चॉइसेस में क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि क्या आपको चाय पीना पसंद है, हाँ या नहीं, तो हम सिर्फ दो ही चीज़ों में पूछ रहे हैं, उनके पास तीसरा कोई चॉइस नहीं है कि मैं कभी कभार चाय पीता हूँ या कुछ ऐसा, तो उसको या तो हाँ में से टिक करना होगा या नहीं में से टिक करना होगा। तो उसको कोई अदर ऑप्शन नहीं दिया जाता है उसमें लिखने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोज एंडेड कहा जाता है। तो ये क्या है, असाइनमेंट क्या करता है, असाइनमेंट में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए। और साथ में क्या है, ये क्या करता है, हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि असाइनमेंट को हम क्या है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक ही टॉपिक हमारे पास होता है, हम उस डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, मैप्स के थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, इट हेल्प स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। अब ये छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करता है। कैसे कि इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, या कोई भी जो स्टूडेंट अदर स्टूडेंट है या टीचर है वो उसमें कोई भी क्या है अपना जो इनपुट है वो नहीं डालता है। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट जो वातावरण है वो प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प इन शार्पनिंग द स्टूडेंट comprehension एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यह छात्रों की समझ, विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में भी मदद करता है। कैसे कि जब भी हम असाइनमेंट बनाते हैं तो हम अपनी समझ से उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम एनालिटिकल अप्रोच भी अपनाते हैं कि किस तरीके से हम इसको और भी बेटर बनाएंगे और किस तरीके से जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है हम इसमें असाइनमेंट में करते हैं। यानी हमें जब सर्वे के लिए कोई काम दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, यानी मेजर प्रॉब्लम क्या है उस रीजन की। फिर हम डाटा कलेक्शन करने जाएंगे तो उसका फिर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो वो हमारी विश्लेषणात्मक जो पद्धति है उसको स्ट्रोंग कर रहा है। और इसके साथ साथ छात्रों की समझ भी इससे क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट आता है, ये छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये क्या करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट में कॉपी ईच अदर मटेरियल्स अनलेस द असाइनमेंट आर केयरफुली प्लान्ड। क्या है, जब
छात्र एक दूसरे की सामग्री की नकल कर सकते हैं जब तक कि असाइनमेंट की सावधानीपूर्वक योजना न बनाया जाए। अब क्या होता है, काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि हम सीरीज वाइज असाइनमेंट दे देते हैं, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बाद में क्या होता है, दूसरे जो रोल नंबर्स होते हैं उनके भी सीरीज वाइज क्या उसमें असाइनमेंट क्या होते जाते हैं, सेम रिपीट होते जाते हैं। तो ऐसे में क्या चांसेस होते हैं कि एक जिसका सेम टॉपिक है वो दोनों में से एक किसी का कॉपी कर सकता है या दोनों एक साथ बैठ के लिख सकते हैं। तो इससे क्या है, जो इंडिविजुअल उनका जो इंडिपेंडेंस था या फिर जिस तरीके से स्वतंत्र रूप से वो अकेले लिख सकते थे वो इसमें नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें चांसेस होते हैं कि छात्र क्या कर लेंगे, जो दूसरे की असाइनमेंट है उसकी कॉपी कर लेंगे। तो ये था आपका असाइनमेंट के बारे में। जो इसके अदर जो मेथड्स हैं, केस स्टडी अप्रोच, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।